देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो मुझे अभी यहाँ से जो नज़र आ रहा है तो उसमें सबसे बड़ा सिलेबस मुझे ऑर्गेनिक का दिखता है। ठीक है, तो अगर ये सबसे बड़ा सिलेबस अगर ऑर्गेनिक का है तो हम लोग उसका नंबर ऑफ़ क्लासेस सुबह में ज़्यादा करके रखेंगे। बाकी किसी टॉपिक के लिए मुझे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत छोटा छोटा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और इसका वेटेज भी ज़्यादा है। अब ये कंपेयर करके मत बोलिएगा सर इस साल तो कम ही आया था। अब इस साल कम आया था या किसी साल कम आया था इसका मतलब है ये नहीं कि हर साल कम ही आएगा। तो आई विल ट्राई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 क्लासेज रखा जाए वीक में। तो ऑर्गेनिक 3 क्लास अगर हो जाता है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री का अगर पैरेलली अगर आप लोग से सजेशन ले रहा हूँ, ठीक है, लगेगा नहीं सर बहुत लेंदी हो जाएगा तो उस तरीके से फिर अलग करेंगे। लेकिन अगर बोलेंगे सर आई विल कोऑपरेटिव, आई कैन मैनेज, तो उसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं कि सुबह में अगर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं तो शाम में गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट तो पी वी इक्वल, वी आर वेरी मच फैमिली विद पी वी इक्वल टू एनआरटी। और गैसियस स्टेट जो पढ़ाएंगे तो वहाँ पे जितना भी ग्राफ वगैरह ड्रॉ करेंगे तो वो सिर्फ गैसियस स्टेट में आपको काम नहीं देगा, थर्मोडायनेमिक्स में काम दे देगा। और हीट जो फिजिक्स का टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, तो पी वी इक्वल टू एनआरटी में जितना भी ग्राफ का सिचुएशन रहेगा तो ग्राफ तो चेंज होगा नहीं, ग्राफ तो ग्राफ है, हर जगह एक ही बात रहेगा, राइट। तो वो सब जगह पे आपको, और पी वी इक्वल टू एनआरटी मोल कॉन्सेप्ट से ही हम लोग फैमिलियर हो गए हैं पी वी इक्वल टू एनआरटी से, तो उसको हम लोग कैरी ऑन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे ये नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि टाइम कम है, वी हैव सफिशिएंट टाइम। 5 मंथ मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम है जितना मैं नंबर ऑफ क्लासेज ले रहा हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा टॉपिक तो सपोज कीजिए कि केमिकल बॉन्डिंग धीरे धीरे करके पता भी नहीं चलेगा और कवर हो जाएगा, राइट। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट वो तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो आप बाकी नहीं लेकिन फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स का क्लास कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर इतना पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स में इतना पढ़ाऊंगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहेगा, लगता है कि चेंज हो जाएगा। फिजिक्स का पी वी इक्वल टू एनआरटी और केमिस्ट्री का पी वी इक्वल टू एनआरटी अलग है, सेम है तो सेम, वहाँ भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग अभी इस बात का हेडेक मत लीजिए कि मैं कैसे कवर करता हूँ, कब क्या पढ़ाता हूँ। आपका टेंशन रहेगा कि मैंने जो कवर कर दिया उसको कितना आप रिकॉल करते हैं या उसका असाइनमेंट क्या कवर करते हैं। क्योंकि मेरा काम आप करने लगिएगा सर एक कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म पढ़ा कर भेजिएगा। तो अभी तो जस्ट 2 दिन पहले आप आए ही हैं, तो आराम से अगर 10 दिन ज़्यादा भी लग जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लास्ट मार्च ना होकर 10 अप्रैल ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी अगर ऐसा हो जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम में है नीट का एग्ज़ाम, राइट। चलिए XeO3 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ज्योमेट्री बताइए और शेप बताइए। बोलिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जेनएन में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस है, वैलेंसी नहीं पूछ रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं। तो ऑब्वियसली इनर्ट गैस, हीलियम को छोड़कर बाकी सारे इनर्ट गैस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट। दैट्स वाई जेनएन का हो गया 8 और एक ऑक्सीजन में कितना 6, तो 3 इंटू 6 हाउ मच 24 या 26, 26। और विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली जेनन।
तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया, सेंट्रल एटम मेरा हो गया जेनन, ठीक है। व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन अब बार बार यहाँ पे सफिक्स नहीं देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब मैं सेंट्रल एटम का ही पूछ रहा हूँ। अरे किस कैटेगरी का हम लोग बात काम कर रहे हैं, हम लोग उस कैटेगरी का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहे हैं जिसमें सेंट्रल एटम ओनली वन है। सर मोर देन वन रहेगा, तो मोर देन वन अगर सेंट्रल एटम होता है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 NH2 समथिंग लाइक दैट, तो उसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, राइट। तो आपको एग्जाम में इसी टाइप का पूछा जाएगा और जिसका स्ट्रक्चर पता रहेगा उसको तो देखकर हम लोग हाइड्रोजन फटाक से निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, लोन पेयर कितना, हाइड्रोजन कितना, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 3 और लोन पेयर कितना हो जाएगा सर 26 माइनस 3 इंटू क्या लिखें, 2 लिखें या 8 लिखें, हाइड्रोजन के लिए ड्यूलेट बट बाकी के लिए ऑक्टेट करते थे, और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हाउ मच 1। व्हाट इज स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 4, देन हाइड्रोजन बिकम्स sp3 और हाइड्रोजन अगर sp3 है तो डैम से और इसका ज्योमेट्री तो फ्रीज कर दिया गया है, sp3 के लिए ऑलवेज टेट्राहेड्रल ही बोलते हैं, राइट। और हाउ मेनी पोजीशन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही तो बॉन्ड पेयर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना पोजीशन, लोन पेयर का पोजीशन पूछते तो 1 आंसर आता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर और स्टेरिक नंबर अलग है या सेम है, सेम है, ओके। तो इसका यहां पे मेरा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑल आर सिमेट्रिकली, दैट्स वाई एक ऑक्सीजन यहां रखेंगे, एक ऑक्सीजन यहां रखेंगे, एक ऑक्सीजन यहां रखेंगे और यहां पे लोन पेयर रखेंगे, राइट, करेक्ट ना। चलिए तो यहां तक हम लोग का काम हो गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाइज, ज्योमेट्री वाइज, व्हाट इज द शेप। तो शेप के लिए क्या बताए हैं, किसको हाइड करके सोचना है, विदाउट लोन पेयर तो हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि ये किसी का ऑडियो ऑनलाइन में अगर डिस्टर्ब रहेगा तब प्लीज एक ही बात बार बार नहीं समझाएंगे, जहां पे क्लास करते हैं वहां पे थोड़ा सा पीसफुल माहौल रखिएगा। तो ये रहेगा ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। अब नेक्स्ट यहां देखिए, अभी जो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे वो उसका हाइड्रोजन से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज ज्योमेट्री के लिए पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, राइट, ज्योमेट्री के लिए सिग्मा बॉन्ड। बट थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बताया था कि हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी निकाल सकते हैं, तो आपको मैं पढ़ाया नहीं हूं बट इतना तो आपको पता ही है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मान लेते हैं लेटेस्ट इसका बाई है, तो ऐसे लिखते हैं ना, बाई प्लस माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना +6। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम का फॉर्मूला देख दिए थे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम माइनस का मॉडुलस, राइट, क्योंकि सम टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, दैट्स व्हाई मैंने मॉडुलस लगाया था, माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन सर नंबर ऑफ पाई, ये वैल्यू अगर निकाल रहे हैं और नंबर ऑफ पाई जो वैल्यू, देखिए ये फार्मूला था नंबर ऑफ, ये बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या समझते हैं, देयर इज नो बॉन्ड, और निगेटिव आने का मतलब सर इम्पॉसिबल, मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल टू था ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर। ये वैल्यू अगर निगेटिव आ गया इट मीन्स व्हाट, कि अराउंड द सेंट्रल एटम पाई बॉन्ड नहीं है, कंक्लूजन यही रहेगा ना। तो यहां पे 6 माइनस 3 इक्वल टू व्हाट 3, हाउ मेनी पाई बॉन्ड 3, किसके अराउंड, जेनन। तो जेनन के पास जेनन 3 पाई बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो सबको एक एक पाई बॉन्ड दे देंगे, एक इसको और एक इसको, तो ये हो गया आपका। बट कोई आपसे पूछेगा कोई अगर आपसे पूछेगा कि पाई बॉन्ड देना कंपलसरी था हाइड्रोजन के लिए, तो बिल्कुल कंपलसरी था, लेकिन अगर थोड़ा जान रहे हैं तो और बढ़िया से एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। तो एक CO3 में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना रहेगा 3 रहेगा। अब व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल, होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, बट इज इट 109 डिग्री 28 मिनट या लेस देन, तो मोटा मोटी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 107 के आसपास।
यस। आप लोग कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना चाहते हैं, सबसे खराब बात ये है। नहीं, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का ही रहता है, NH2 बोलिए NP6। तो ये आपस में मिक्स हुआ है, करेक्ट, NH2 एंड NP6। चलिए एक सी, हाँ बोलिए। बोलिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखना है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट होता है, पहले बताइए। इज देयर एनी यूनिट डिफाइन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इनका एक क्वेश्चन है जो ऑनलाइन में है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए डिफरेंट स्केल दिया गया है बाई डिफरेंट साइंटिस्ट, लाइक पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल या स्मिथ स्केल। तो उसमें पहले बात तो कि एक फार्मूला आपको दिया जाएगा, दूसरा बहुत आसान लैंग्वेज में बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए दो चीज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा आपको, एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट बच्चे को लगता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए डिफिनेशन में कितना कुछ छुपा हुआ रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हो सकता है कि वहाँ भी माइंड में काम कर जाए कि टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं तो वहाँ पर रहता है कि टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। सपोज कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और या कहीं पे सिलेक्शन है, यू आर ओनली वन कैंडिडेट, तो आपका किसी से कंपेयर हुआ क्या? नहीं हुआ। बट दो कैंडिडेट रहेगा तब ना कंपेयर होगा कि अच्छा आपका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, इनका कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द पावर ऑफ पुलिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब दो एटम है तो उसमें बॉन्ड बनाने के बाद जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको जो पुल करने का पावर अपने तरफ है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट। ठीक है, इसका निकालिए फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे विच वन इज द सेंट्रल टर्म, जेनन, तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32, लोन पेयर 0, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अस्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4 है, वेरी गुड। हाउ मेनी पोजीशन फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब अस्टेरिक नंबर के लिए, नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल के लिए 4 पोजीशन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, और आपके पास 4 पाई बॉन्ड भी आया है क्योंकि यहाँ पे जेनन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +8, राइट। दैट्स वाई 8 - 4 4 हो गया। तो एक इसे देंगे, एक इसे देंगे, एक इसे देंगे, राइट। व्हाट अबाउट शेप? तो लोन पेयर अगर एब्सेंट रहेगा तो ज्योमेट्री और शेप ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो शेप भी यहाँ पे टेट्राहेड्रल ही रहेगा। व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल? परफेक्टली 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा। यहां पे थोड़ा कम हो गया था ड्यू टू व्हाट? अब एक मिनट, आपके सामने दोनों एग्जाम्पल है। अब आकर एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बार बार इसमें रिमाइंड कर रहा हूँ। इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया नंबर ऑफ लोन पेयर इन मॉलिक्यूल, मतलब दिस मॉलिक्यूल, करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? आपका ये फर्स्ट क्लास है ना ऑफलाइन, तो नंबर ऑफ, सपोज कीजिए कि मैंने पूछा कि नंबर ऑफ लोन पेयर इन गिवन मॉलिक्यूल, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए जल्दीबाजी में आप आंसर ए देकर आ जाइएगा, ऑप्शन में भी रहेगा। बट एक मिनट,
फार्मूला में जो लोन पेयर निकाल रहे थे वो सेंट्रल एटम का निकालते हैं। एक किसका लोन पेयर है? सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम का लोन पेयर 0 है, बट क्वेश्चन में क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम या इन मॉलिक्यूल। तो अगर क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ दिया रहेगा नंबर ऑफ लोन पेयर और इन XCO4, बस दैट्स इट। एक तो XCO4 मतलब मॉलिक्यूल, तब यहाँ पे इसके पास लोन पेयर 0 है, बट इसके पास तो बचा हुआ है 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 8। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका ये रहेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इन XCO4, तब आंसर क्या होगा? 0। तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एज ए कॉम्पिटिटर आप फार्मूला पे भी फार्मूला भी लिखते हैं या कोई एक छोटा सा जो हम कंक्लूजन ले रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पे रुकने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एक्चुअली बात क्या बोला गया है। ऐसा नहीं कि जान रहे हैं और आधा अधूरा जान रहे हैं। वैसे ही इसमें आंसर आप खुद बता दीजिए, नंबर ऑफ लोन पेयर इन मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल 7, 8 का 2, 2 4, 2 6, 1 7, राइट। और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तब करेक्ट आंसर 1। तो ये बार बार रिमाइंड करने का रिक्वायरमेंट है, यहाँ से आप लोग समझ गए, क्योंकि ये 2 बार पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है और इतना आसान क्वेश्चन में लोग निगेटिव करके आ गए हैं। चलिए फास्ट, SOCl2। चलिए यहाँ देखिए SOCl2, क्या कन्फ्यूजन हो रहा है? ऑक्सीजन तो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ देखिएगा, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो सल्फर के बाद तो क्लोरीन ही आता है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा रहेगा, और ऑक्सीजन तो सेकेंड मोस्ट ही है, तो ऑब्वियसली उसका क्लोरीन से ज़्यादा रहेगा। तो ले देकर व्हाट द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट कि यहाँ पे तीनों में से सल्फर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो लिख लीजिए, सल्फर इज द सेंट्रल एटम। क्या हो जाएगा? sp3। चलिए स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए फास्ट। तो सल्फर का 6, ऑक्सीजन का 6 और ये हो गया 14, कितना हो गया? 26। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे मैं किसका पूछूंगा? सल्फर का। तो सल्फर से ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन अटैच है, इसका नाम ऐसे है क्या? SOCl2 का बोले सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएजेंट है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3। तो लोन पेयर, ये लोन पेयर किसका निकालते हैं? सेंट्रल एटम का, राइट। कितना हो जाएगा? 26 माइनस 3 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच? 1। अस्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? अस्टेरिक नंबर हो जाएगा 4। देन हाइब्रिडेशन। और ज्योमेट्री के लिए तो आपको टेंशन ही नहीं है, ज्योमेट्री तो इसका फ्रीज कर दिया गया है, टेट्राहेड्रल ही होगा, राइट। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? एक मिनट, मुझे तो भी तो बोलने दीजिए, लेट मी फिनिश। पूरे कंपाउंड का नाम था सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या नाम था? सल्फोनाइल
क्लोराइड, तो आज के बाद किसी भी कंपाउंड में क्लोरीन का आगे आइड लगा रहेगा तो -1 ले लीजिएगा, अदरवाइज मुझसे तो नहीं निकल पाता अगर ये ट्रिक नहीं रहता तो, क्योंकि एक इक्वेशन और 2 अननोन हो जाता, क्योंकि हम लोग क्लोरीन के बारे में जानते हैं -1 भी होता है, +1 भी होता है क्लोरीन का, +3 भी होता है, +5 होता है, +7 भी होता है। तो नाम में ही छुपा हुआ था कि जहाँ पे हैलाइड रहेगा, क्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो वहाँ पे हैलोजन का -1 रहता है। क्या रहता है? -1। बाद में रेडॉक्स रिएक्शन में पूरा सिनेरियो क्लियर कर दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पे पूरा आपको समझ में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर का अगर निकालते हैं तो +4, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड द सल्फर। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, देखिए इस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का हाइड्रोजन से बिल्कुल दूर दूर तक रिलेशन नहीं था, जस्ट स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू सर 4 - 3 = 1, राइट। सल्फर के पास कितना वैलेंस पोजीशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर का पोजीशन का मतलब मैं हाइब्रिड और वाइटल का पोजीशन पूछ रहा हूं, राइट। तो कितना पोजीशन है? 4 पोजीशन है, राइट। तो एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन ए है। हो गया क्लियर? अब यहाँ पे ऑक्सीजन को रख देते हैं, या यहाँ पे ऑक्सीजन को रख दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन को रख दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन को रख दीजिए, और यहाँ पे लोन पेयर को रख दीजिए। और पाई बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे? तो आप बोल रहे हैं क्लोराइड, तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 ही रहेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो इसका शेप क्या होगा? सर ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल फिक्स है, बट शेप होगा ट्राइगोनल। व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल? एग्जैक्ट नहीं जान रहे हैं, 1 मिनट, जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो ये तो बोल ही सकते हैं <109 डिग्री 28 मिनट। तो मुझे लगता है कि अब sp3 पे अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा, चाहे स्ट्रक्चर पता हो या स्ट्रक्चर नहीं पता और सेंट्रल टर्म ओनली 1 हो। जो मैंने 3-4 कल फार्मूला लिखवाया जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस फार्मूला का बाउंड्री कंडीशन क्या है? सर इस फार्मूला का बाउंड्री कंडीशन है कि सेंट्रल एटम ओनली 1 रहेगा तभी हम लोग काम करेंगे। मोर देन अगर 1 रहेगा, बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, मोर देन 1 रहेगा तो इस फार्मूला में स्ट्रक्चर नहीं पता है, सेंट्रल एटम के हेल्प से उसके चारों तरफ हम लोग पूरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता कर रहे हैं। तो इसका मतलब सेंट्रल एटम ओनली 1 के लिए काम कर रहे हैं। मोर देन 1 सेंट्रल एटम रहेगा तो उस टाइम पे स्ट्रक्चर दिया रहेगा। सर नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा? तो नहीं दिया रहेगा तो वैसा कंपाउंड दिया जाएगा जो वेल नोन है। अब यूरिया में कार्बन का हाइड्रोजन पूछेंगे और यूरिया का आप स्ट्रक्चर नहीं जान रहे हैं, ये पॉसिबल है? यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो मेनी टाइम्स आएगा। तब उसमें कार्बन का अगर पूछना है तो वो तो ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा। इसका मतलब वो जो पूछने वाला है उसको पता है कि हाँ ये डिफॉल्ट में जानना पड़ेगा। चलिए अब लिखिए sp3d, sp3d। यहाँ देखिए स्टूडेंट, और लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग sp3d, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग sp3d। सपोज कीजिए कि A इज द सेंट्रल एटम, देन हाउ मेनी पोजीशन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पोजीशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पोजीशन। इसका मतलब मैं हाइब्रिड और वाइटल का और लोन पेयर दोनों को एक साथ बात कर रहा हूं, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। और किसका बॉन्ड पेयर? पाई बॉन्ड का बॉन्ड पेयर। VSEPR थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे कितना हाइब्रिड और वाइटल है? देयर आर 5 हाइब्रिड और वाइटल। इस पार्ट से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। sp3 तो एज इट इज था, राइट। तो सर यहाँ पे 3 पोजीशन, 5 पोजीशन है जिसमें 3 पोजीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेज, मोटा मोटी सो मेनी टाइम्स। तो ये 3 पोजीशन है जो ट्रायंगुलर प्लेनार रहता है, और बाकी जिस प्लेन में ट्रायंगल रहता है, मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल मेरा व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो बाकी 2 पोजीशन एबव द व्हाइट बोर्ड परपेंडिकुलरली एंड बिलो द व्हाइट बोर्ड परपेंडिकुलरली। तो इसको ऐसे तो यहाँ पे पेस्ट कर नहीं पाएंगे, 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो उसको दिखाने का तरीका एक ऐसे रहा
और एक ऐसे रहा, ठीक है। और ये डॉट दिखाते हैं यहाँ पे, जो मैं डॉट दिखाता हूँ, ये यहाँ देखिए, थोड़ा डायग्राम नीट एंड क्लीन होने के लिए। तो शायद कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे कि सर ने तो इतना सारा लोन पेयर दिखा दिया। मैंने लोन पेयर नहीं दिखाया, मैंने क्या दिखाया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बॉन्ड पेयर ही है ना, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ बॉन्ड पेयर हो, कुछ लोन पेयर हो। तो बॉन्ड पेयर में भी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लोन पे तो यहाँ पे जो मैं डॉट से 2 इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ, वो क्या दिखाता हूँ? इज इट लोन पेयर या इट कैन बी बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर? इट कैन बी बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। जब तक नहीं पता है कितना बॉन्ड है और कितना लोन पेयर है, तब तक हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, sp3d में जो एक ट्रायंगल का प्लेन है, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। कौन सा प्लेन, कौन सा पोजीशन बोला गया है? इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये जो पोजीशन है, 2 पोजीशन, उसका क्या नाम दिया गया है? एक्सियल पोजीशन। प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ लोन पेयर present, if lone pair present, then lone pair should be placed on equatorial position. If lone pair present, then lone pair should be placed on equatorial position. मैंने क्या बताया कि सपोज कीजिए कि मेरे पास जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसमें लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता कि लोन पेयर को यहाँ रखें या इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑल पोजीशन सिमेट्रिकल हुआ क्या? जस्ट लाइक कोई sp3 में बोलता कि sp3 में 4 पोजीशन है एंड ऑल 4 पोजीशन आर सिमेट्रिकल, देन लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। वो अच्छा दिखने के लिए मैं ऊपर में लोन पेयर दिखा देता था। अगर कोई स्टूडेंट बोला सर sp3 में जो 4 पोजीशन टेट्राहेड्रल का था, अगर लोन पेयर यहाँ दिखाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑब्वियसली नॉट, जहाँ पे ऑल पोजीशन आर सिमेट्रिकल, क्योंकि सबका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, इसलिए लोन पेयर को ऊपर दिखा दे या नीचे के बॉन्ड पे दिखा दे, नीचे के पोजीशन पे, एक ही बात था। इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल है बट अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है, बट ये सिमेट्रिकल है, एक ट्रायंगुलर प्लेनार है, एक लीनियर है, राइट? दैट्स वाई ये अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट रहता तो सबसे पहले कंफ्यूजन आपको यही होता कि यहाँ रखें या यहाँ रखें। तो मैंने कंक्लूड क्या किया कि इफ लोन पेयर प्रेजेंट, देन इन केस ऑफ sp3d लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कोई पूछेगा क्यों? एक लाइन का आंसर है, अकॉर्डिंग टू व्हिच थ्योरी। फिर से पूछेगा कैसे, तो बोला कि एग्जाम के बाद। अभी बहुत टेंशन है क्योंकि नो वन आस्क यू कैसे। होता ना कुछ स्टूडेंट को जानबूझ के मतलब अपने फ्रेंड को फंसा देना है, मतलब उनको खुद से मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन जरा बनाना तो व्हाट्सअप कर देंगे, कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करते रहते हैं दूसरे को डिप्रेस करने के लिए। ये बना देना या ये अपने टीचर से पूछ के आना, मतलब टेस्टिंग मशीन मेरे पास आता है कभी कभी कुछ नॉमेनक्लेचर हाफ पेज का, तो वो उतना बड़ा आएगा क्या नॉमेनक्लेचर एग्जाम में हाफ पेज का। तो मैं बोलता हूँ कि जिनसे जो जहाँ से आया है मेन सोर्स, वहाँ पे ही भेज दीजिए इसको, क्योंकि मुझे प्रूफ नहीं करना कि क्या आना है। मुझे यहाँ पे बच्चों को बचा के रखना है, खुद भी बचना है और बच्चों को भी बचा के रखना है। जो आउट ऑफ वे है, जो बात है ही नहीं, और अगर उसमें ही करना है तो आगे चलकर हम लोग अच्छे जगह पर जाके फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MSc PhD करेंगे अच्छी जगह से। 10 साल दीजिए, फिर वो सब काम करते रहिए। नहीं, बहुत बचना रहता है। मेरा एक फ्रेंड था, नाम नहीं लूँगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो क्या करता था कि अपना सुबह उठकर पढ़ के और दोपहर में वो अपना फ्रेंड से, जैसे हम मेरे पास आ गया, मतलब खुद का पढ़ाई कर लिया, और उसके बाद
अलग अलग जगह, पटना का मैं बता रहा हूँ, और आकर दीन दुनिया का अलग, पढ़ाई का एक भी बात नहीं करता था, सिर्फ इधर उधर का बात। मैं सोचा कि एक दिन आया और मैं बड़ा सीरियस था, मतलब एकदम पीक पॉइंट पे जो तैयारी चलता है ना, मैं तो तैयारी किया हूँ, सिर्फ ऐसे तैयारी नहीं किया हूँ, तैयारी किया हूँ, मतलब बिल्कुल एक सीरियस कैंडिडेट की तरह कि एक एक मिनट का कैलकुलेशन है। और उसमें एक बिग पॉइंट था कि मैं मूवी बहुत देखता था। मुझे किसी से बात करने के लिए बोलते तो बात नहीं करूँगा, नहीं, वो एक्चुअली मेरा वीकनेस कहिए या रिक्वायरमेंट कहिए, क्योंकि मेरा सेल्फ स्टडी पर डे 13 आवर 14 आवर चलता था, तो कुछ भी इंटरटेन नहीं रहेगा। और उस टाइम पे तो कोई इस टाइप का मोबाइल आया नहीं था। मैं तो आईआईटी में आने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम मोबाइल मिला, एक ब्लू कलर का मोबाइल आया था सैमसंग का 11 सैमसंग 1100 है या क्या, नहीं, नोकिया 1100। तो फर्स्ट टाइम आईआईटी में आने के बाद मोबाइल लिए, वो लिए क्या, मजबूरी था, मिला। और इसमें तो कुछ लोग देखे भी होंगे, पिछले साल तक वही मोबाइल था, उसी कैटेगरी का। ये जो देख रहे हैं इतना हाईटेक, ये कोरोना कर दिया, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे नहीं था, उतना तो छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप पे ही नहीं था। 2020 में व्हाट्सएप पे आया हूँ, सच बता रहा हूँ। और मैं व्हाट्सएप को यूज़ करता था ना, तो उसको मैं बहुत डांटता था क्लास में डायरेक्टली, और अब बोलता हूँ कि व्हाट्सएप पे एक्टिव रहिए, कब मैसेज चला जाएगा, क्लास ऑफलाइन है ऑनलाइन है। चलिए, एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड लिखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should be placed on axial position. More electronegative atom should be placed on axial position. अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, sp3d ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका प्रॉपर मैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दूंगा। sp3d तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, सर ऐसे कैसे लिखेंगे? sp3d में तो 5 ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबका नाम sp3d, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ उसका नाम sp3d ही रखिए। बट इसको sp3d को एक्चुअल में इस तरीके से भी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, sp2 प्लस pd, sp2 प्लस, और उसके पीछे प्रॉपर मेरे पास प्रूफ है। sp2 का ज्योमेट्री क्या था? बोले सर ट्रायंगुलर प्लेनार। ट्रायंगुलर, तो इसमें एक ट्रायंगुलर प्लेनार भी था, इक्वेटोरियल पोजीशन, और यहाँ पे है pd। तो p का स्ट्रक्चर कैसा होता है? p ऑर्बिटल का लीनियर, डम्बल मतलब लीनियर। तो इस pd में, तो pd का कितना ऑर्बिटल? पावर 1, ऐसे तोड़कर मैं देख रहा हूँ। तो pd का 2 ऑर्बिटल, एक p का और एक d का। अब यहाँ पे d का कौन सा? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसको रट लीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा। sp3d में d का dz स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। sp3d में d का कौन सा? dz स्क्वायर, लिख लीजिए। ऐसे लिख लीजिए, sp3d में d का dz स्क्वायर, कहीं पे बॉक्स बनाकर, sp3d2 में d का dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। sp3d2 में d का कौन सा ऑर्बिटल? आउट ऑफ 5 दो, कौन कौन सा? x स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। और sp3d3 में dxy dyz एंड dzx। प्लीज इसको रट लीजिएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल में अगर इसको ऐसे ब्रेक करके देखते हैं तो sp2 अगर मानते हैं तो ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनार, और p का भी स्ट्रक्चर डम्बल लीनियर, और d ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही था जिसका डम्बल जैसा था, वो था dz स्क्वायर। तो p का कौन सा? एनी वन आप ले सकते हैं, p का कौन सा में कोई यहाँ बात नहीं, एनी वन। तो p का भी डम्बल और dz स्क्वायर जो लिए हैं वो भी डम्बल, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या रहेगा? लीनियर स्ट्रक्चर ही रहेगा। तो एक्चुअल में
ए किसके वजह से मिला? और दो पोजीशन, एक ए और एक ए, और इसमें कितना पोजीशन सर? 3 पोजीशन, राइट। और इन तीनों को, इन दोनों को अगर एक साथ मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर पिरामिडल। ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनार, ये हो गया लीनियर। बट इसको कैसे मिलाना है? इस प्लेन के पैरेलल नहीं, एक एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। इसका मतलब sp3d को आज के बाद यू कैन ऑल्सो ट्रीटेड लाइक sp2 प्लस pd, sp2 प्लस pd। ये बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है, इस पे क्वेश्चन मैं अभी जस्ट दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन है, यहां देखिए मैं आपको बताया था कि साइज ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, बट साथ में कंडीशन लिखे थे, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन व्हाट, व्हेन एस एंड पी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व्ड। अब कोई पूछेगा sp2 का 1 ऑर्बिटल का साइज और pd का 2 ऑर्बिटल का, pd का 1 ऑर्बिटल का साइज, किसका साइज बड़ा रहेगा? ऑब्वियसली डी का साइज बड़ा होता है विथ रिस्पेक्ट टू पी, राइट। तो यहां पे जो डी है वो तो पी से भी बड़ा है, तो पीडी का 1 ऑर्बिटल और sp2 का 1 ऑर्बिटल में किसका साइज बड़ा रहेगा? इसका साइज बड़ा रहेगा, इसका साइज। इसका मतलब है सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरेस्टिंग क्या हुआ? कि सर यहां पे जो बॉन्ड बनेगा, यहां देखिए एक्सियल पोजीशन के अलोंग इस केस में जो बॉन्ड बनेगा, आई थिंक उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। क्यों बड़ा रहना चाहिए? क्योंकि उसका ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा रहना। यही ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको ऐसे तोड़कर समझाया, ठीक है, लिख लीजिए। इसका मतलब अगर ऐसा डेप्थ में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे थोड़ा मिस्टेक होता, क्योंकि मैं एक जगह लिखवाया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक मिनट रुकिए सब लोग, यहाँ देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सारे ऑर्बिटल का साइज, शेप, एनर्जी इक्वल होता है। तो केमिस्ट्री है, लास्ट में एक लाइन लिखना चाहिए इन जनरल, कहीं पे एक्सेप्शन हो सकता है। तो sp3d में सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज इक्वल है, या इक्विलेटरल पोजीशन वाले का साइज इक्वल रहेगा और एक्सियल वाले का डिफरेंट रहेगा, और एक्सियल वाले का बड़ा रहेगा, इक्विलेटरल वाले का उसके रेस्पेक्ट में छोटा रहेगा। तो जहां पे थोड़ा ट्विस्ट रहता है क्वेश्चन, वहां से ही आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे आसान एग्जांपल से, ठीक है। PCl5, विच वन इज द सेंट्रल एटम? फर्स्ट, इसलिए फास्फोरस। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा स्टूडेंट? देखिए तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और क्लोरीन का होता है 7, तो हो गया टोटल 40, राइट। और कोऑर्डिनेशन नंबर 5, लोन पेयर, किसका लोन पेयर? ये मैंने बोलते रहिएगा, फास्फोरस का, राइट, मॉलिक्यूल का नहीं, सेंट्रल एटम का। कितना हो जाएगा? 40 माइनस 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू व्हाट? स्टेरिक नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडेशन के लिए ज्योमेट्री को फिक्स कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 1 पिरामिड या 2 पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे। Cl 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 ये रहेगा। अब मान लेते हैं कि हो सकता है कि आपको इस बॉन्ड लेंथ और इस बॉन्ड लेंथ में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बॉन्ड लेंथ को हम लोग L1 बोलते हैं और इस बॉन्ड लेंथ को L2 बोलते हैं। ये ऑब्वियसली आने का चांस रहेगा। तो L1 और L2 में किसका साइज बड़ा? L2 ग्रेटर देन L1। बट ये बात अगर नहीं जानते आज, तो आपको तो ये लगता है कि दिस bond formed due to overlapping of sp3d and 3p, and this bond is also formed due to overlapping of sp3d and 3p। तो आपको इक्वल नजर आता, बट फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि इसका साइज थोड़ा बड़ा रहेगा ड्यू टू विच कैरेक्टर? pd कैरेक्टर, ठीक है। दैट्स वाई L2 ग्रेटर देन L1। ये समझ में आ गया? अब
देखिए कुछ एग्जाम्पल होता है ना, किसी किसी चैप्टर का बहुत फेवरेट रहता है। PCl5 केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम का देखिएगा तो आधा प्रॉब्लम तो PCl5 पे ही रहता है, PCl3 + Cl2 ऐसे डिसोसिएट होता है। तो अगर PCl5 में अगर एनर्जी सप्लाई करते हैं तो पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने का चांस रहेगा, इक्विलिब्रियल पोजीशन का बॉन्ड ब्रेक होगा या एक्सियल का? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ए बॉन्ड पहले ब्रेक होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड। ओके, मतलब इसको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना बोलना ही आपके लिए काफ़ी हो गया। बोलिए क्या बोले? L1 और मतलब बॉन्ड लेंथ का मुझे नहीं था कि रेशियो पूछा जाएगा। रेशियो निकालने के लिए तो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना। अब कहीं पे कुछ ट्रिक अगर दिया हुआ या कहीं कोई बुक में दिया तो दूसरी बात है, बट ये ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा। मतलब ये आने का चांस मुझे कम लगता है, बट अगर रेशियो निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज ऑफ P एंड D कैरेक्टर से निकाल सकते हैं, बट उसमें परफेक्टली आपको न्यूमेरिकल एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखिए जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक। 90% क्वेश्चन उल्टा पुल्टा नहीं रहता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। मतलब ऐसे बहुत सारा चीज़ अगर बुक फॉलो कीजिएगा तो मार्केट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ बुक है नहीं, बट मैं आपको उस तरफ ज़्यादा लेकर नहीं गया हूँ। मैं बुक के नाम पे आपको यहाँ के बॉटनी या जूलॉजी के मैम बहुत फिक्स नंबर, लेकिन वो बिल्कुल सब लोग फॉलो करता है। और यहाँ तक वो फेमस है कि मैं बायो का नहीं हूँ, फिर मुझे याद हो गया है फिंगर टिप्स MTG का, और मास्टर द NCERT अरिहंत का, राइट। और यहाँ तक याद हो गया कि ट्रूमेंस भी होता है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, लिविंग वर्ल्ड है, फोटोसिंथेसिस है, मार्फोलॉजी है, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन समथिंग, सारा चैप्टर। क्योंकि हम लोग को टेस्ट पेपर बनाना होता है ना, तो नहीं अभी पता है कि कौन सा चैप्टर बड़ा है। मार्फोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, लिविंग वर्ल्ड 2 लेक्चर का है, राइट। इंट्रोडक्शन ही है। चलिए एक काम कीजिए, आप लोग PCl3F2 इसका फाइंड आउट कीजिए तो, और स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए सब लोग फास्ट, मैं चेक करूंगा। देखिए आपसे मिस्टेक क्या होता, आपसे मिस्टेक ये होता कि अगर हम लोग यहाँ पे इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद नहीं रखते तो आपको तो लोन पेयर 0 मिलता और कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और फिर आप कहीं से भी बैठा सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट अगर हम लोग के माइंड में नहीं रहता कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी प्लेस्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, तो ये भी करेक्ट नजर आता, ये भी करेक्ट नजर आता और ये भी करेक्ट नजर आता। तो आंसर करेक्ट आंसर आपका रहता ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। लेकिन जो आज 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट किए हैं उसमें क्या था कि अगर सराउंडिंग एटम, नॉट सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम तो सेंटर में रहेगा, अगर सराउंडिंग एटम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको हम लोग सबसे पहले कौन सा पोजीशन देंगे? एक्सियल पोजीशन देंगे। इसका मतलब है कि PCl3F2 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? फ्लोरीन। अब तो फ्लोरीन का कौन सा पोजीशन देना चाहिए? इक्वेटोरियल या एक्सियल? तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लिख लीजिए। बट डैम से अगर पॉइंट नहीं याद रहता तो सब करेक्ट नजर आता और आंसर क्या लगता? ऑल ऑफ दिस। अब नेक्स्ट आपके माइंड में आएगा सर एक्सियल पोजीशन तो 2 ही है, फ्लोरीन 3 रहता तो क्या करते? तो फिर क्या करते हैं, मजबूरी है 2 पोजीशन पे फ्लोरीन को बैठाते हैं, एक फ्लोरीन को फिर इक्वेटोरियल। सबसे पहले एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते, F3 अगर रहता
तो दोनों दो फ्लोरीन को एक्सियल पे, अब बाकी फिर एक फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पे लेकर आते हैं। करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, SF4 कौन सबसे फास्ट ड्रॉ करते हैं? इसका मुझे ज्योमेट्री भी चाहिए, हाइब्रिडेशन भी चाहिए और शेप भी चाहिए। वेरी गुड। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 है, 34, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लोन पेयर 1, स्टेरिक नंबर 5, ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। अब सल्फर के सराउंडिंग में 5 पोजीशन है, जिसमें 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल। लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे लोन पेयर को प्लेस कर दिए, और आपके पास 4 फ्लोरीन है, तो पहले यहाँ पे, बट बाकी 2 बचा रह गया, उपाय नहीं है, तो यहाँ पे ही रखेंगे। तो ज्योमेट्री तो पता है, व्हाट अबाउट शेप? तो शेप निकालने के टाइम पे हम लोग लोन पेयर को छोड़कर बात करते हैं। तो लोन पेयर अगर हाइड करते हैं तो सेंट्रल एटम के राउंडिंग, सराउंडिंग एटम का अरेंजमेंट कैसा लग रहा है? लुक्स लाइक सीसॉ। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर सीसॉ तो ऐसा होता है, तो इस चीज़ों को ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो शेप क्या रहेगा? सीसॉ। ये IIT का ही आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, I3 माइनस, ये एग्जाम्पल 2-3 बार रिपीट हो गया है। ये 2017 में या 18 में दोबारा रिपीट हुआ था JEE मेन में। अब क्वेश्चन क्या था मैं बताऊंगा, इसका निकालिए फास्ट। सीसॉ तो समझते हैं ना? ठीक है। किसमें? PCl3 F2 में लोन पे कितना आ रहा है? कैसे 7 आएगा? PCl3 F2 में एक मिनट, फास्फोरस का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15 ले लिया या 5 ले लिए? 5। और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 3 क्लोरीन है, फ्लोरीन का भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 × 5 क्या होता है? 35, और 5 फास्फोरस का 40। तो लोन पेयर का फार्मूला क्या था बताइए तो? 40 और -8 × 5 या 5 × 8 एक ही बात है ना, और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहाँ पे मिस्टेक हुआ? चलिए, I3 माइनस, अब एक मिनट रुकिएगा, पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन ए आएगा, व्हेन Ki मिक्स्ड विथ I2, व्हेन Ki मिक्स्ड विथ I2 देन कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? तो व्हेन Ki मिक्स्ड विथ I2 कंपाउंड फॉर्म होता है Ki3 माइनस, Ki3। यहाँ का I माइनस और I माइनस प्लस I2 बिकम्स I3 माइनस, I माइनस प्लस I2 बिकम्स व्हाट? I3 माइनस। तो I3 माइनस एग्जिस्ट करता है, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे I3 माइनस का पूछ रहा हूँ। अब नेक्स्ट सब कंफ्यूजन रहेगा कि सर यहाँ पे ऑल आर आयोडीन, देन विच वन इज द सेंट्रल एटम? तो सबका सब आयोडीन ही है, तो 3 आयोडीन में से एक को सेंट्रल एटम मान लीजिए, तो सेंट्रल एटम क्या रहेगा? आयोडीन इज द सेंट्रल एटम। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 22। वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए मैंने क्या किया, 7 × 3 अब +1 कर दिया, बजा कैसे? एक प्रॉफिट हुआ है तो हो जाएगा 22। कोऑर्डिनेशन नंबर
3 या 2? सर 3 में से तो एक को सेंट्रल बना लिए, तो सराउंडिंग एटम तो 2 ही रहा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लोन पेयर सर 22 माइनस 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 3। हाउ मेनी लोन पेयर? 3। तो स्टेरिक नंबर क्या होगा? स्टेरिक नंबर इक्वल टू हो गया 5। तो आपके पास 5 पोजीशन है। लोन पेयर को कहाँ रखेंगे स्टूडेंट? इक्वेटोरियल में रखेंगे, और आयोडीन आ जाएगा एक्सियल पे, और सबका पावर -1, एक निगेटिव चार्ज था। तो यहाँ देखिए, तो ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री तो फिक्स है ना, सबसे बढ़िया बात है कि हर हाइड्रोजन का ज्योमेट्री को फिक्स कर दिया गया है। तो ज्योमेट्री रहेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। व्हाट अबाउट शेप? लीनियर। लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 माइनस। अब आप लोग आंसर दीजिए। नंबर ऑफ लोन पेयर वेयर? नॉट सेंट्रल एटम बोला गया था। नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 माइनस। ऑप्शन में क्या था? 3 भी था, 6 भी था, और 9 भी था। और 3 इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आपको 3 ही नजर आता, बट वो 3 क्या पूरे मॉलिक्यूल का था या सेंट्रल एटम का? सेंट्रल एटम का। बट क्वेश्चन में क्या था? नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 माइनस। देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो बॉन्ड में गया है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो 3 3 6 और 3 9। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या रहेगा? 9। और यकीन कीजिए 2017-18 के बाद इसमें कम से कम तो 80% स्टूडेंट मिस्टेक करके आ गए हैं। 80%। वो 3 ही आंसर लगा के आए थे, कि जब तक मैं इस बात को 10 बार कम से कम बोल चुका, तो अब आप लोग मिस्टेक नहीं कर पाइएगा। इसलिए चीज़ों को जानना है, लेकिन उस हर एक लाइन पे रुक कर जानना जहाँ पे की पॉइंट है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल है XCO3F2। फास्ट। XCO3F2। हाँ, दोनों आयोडीन कहाँ हो सकता है? राइट साइड मतलब कहाँ पे? मतलब पोजीशन बोलिए, एक्सियल या इक्वेटोरियल? तो पहले ही बोल चुके हैं, 1 मिनट, मैंने क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया? लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए सबसे पहले किसको प्रेफर करेंगे? इक्वेटोरियल लोन पेयर शुड बी प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट? आपके पास कितना लोन पेयर था? अब आंसर दीजिए। 3। इक्वेटोरियल पोजीशन कितना है? 3। तो सारा पोजीशन तो ऑक्यूपाई हो गया लोन पेयर से, तो अब जगह बचा क्या आयोडीन के लिए? तो आयोडीन अब एक्सेल पोजीशन पर रहेगा। चलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्ट 40। वेरी गुड। और कोऑर्डिनेशन नंबर, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले? ऑक्सीजन का या जेनन का? जेनन। लोन पेयर कितना? 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा सर? 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब यहाँ पे आपके पास 5 पोजीशन है स्टूडेंट, तो फ्लोरीन को कहाँ रखेंगे? तो फ्लोरीन को सर एक्सेल पे रखेंगे, और ऑक्सीजन को कहाँ रखेंगे? तो आपका काम हो गया। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या रहेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और शेप भी रहेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर सेंट्रल एटम पे नहीं है। लेकिन अब जेनन का ऑक्सीडेशन स्टेट, जेनन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +8। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड द जेनन? बोलिए 3। 8 - 5 कर देंगे,
तो 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ देंगे, एक पाई बॉन्ड यहाँ देंगे, एक पाई बॉन्ड यहाँ देंगे, ठीक है। देखिए इस पाई बॉन्ड का रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन के लिए नहीं था, बट पाई बॉन्ड देने से पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता चल गया। यहाँ पे जेनन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया, कितना पाई बॉन्ड बनाया, राइट। फर्स्ट XeF2। नेक्स्ट एग्जांपल है XeF2। बोले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 22 और लोन पेयर कितना हो गया स्टूडेंट 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, राइट। तो आपको नहीं लगता सर इट इज जस्ट सिमिलर टू I3 माइनस, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगा, शेप हो जाएगा लीनियर, लिख लीजिए। और व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल, सही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, बॉन्ड तो यही है ना, तो बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड के बीच में होगा, यहाँ तो 2 ही बॉन्ड है, तो क्या बोलिएगा 180 डिग्री, क्योंकि आप खुद ही बोल दिए लीनियर, तो ये तो दो बॉन्ड है, तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल क्या रहेगा। अभी इसमें भी मिस्टेक हो जाएगा, उनको याद रहेगा 120 और 90, राकेश सर लिखवा दिए 120 90, राकेश सर बॉन्ड एंगल नहीं लिखवाए थे और वाइटल के बीच का एंगल बताए थे। बॉन्ड एंगल के लिए बॉन्ड रहना चाहिए, बॉन्ड अगर रहेगा ही नहीं तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल डिफाइन होगा क्या, कोई पूछेगा क्या कि ये बॉन्ड एंगल कितना, आप ही दोबारा काउंटर कर दीजिएगा, बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो बॉन्ड ही नहीं है, तो बॉन्ड एंगल पूछने का कोई मतलब नहीं है। चलिए ICl2 माइनस फर्स्ट, तो एक्चुअली मैं सेम ले ही रहा हूँ, ये तो ऐसे ही है, I3 माइनस 3 हैलोजन, ICl2 माइनस 3 हैलोजन है, राइट। चलिए उसको मैं आप लोग पर ट्रस्ट करके छोड़ रहा हूँ, आप लोग से हो जाएगा। XeO2F2 कौन सबसे फास्ट इसका आंसर निकालते हैं, XeO2F2, वेरी गुड। किनका किनका ये आंसर आया है,
सबका ये आंसर आया होगा। तो शेप क्या रहेगा? सीसॉ। ऐसा सीसॉ जिसका दो पिलर स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड। एक काम कीजिए, ClF3 फास्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मिलेगा हार्डली 30 सेकेंड, मुझे लगता है 30 सेकेंड भी काफ़ी होगा। हो गया? चलिए, इसमें सेंट्रल एटम तो क्लोरीन रहेगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर? 2। लोन पेयर तो 2 ही है नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, लोन पेयर को हाइड करते हैं तो नहीं लेता कि इट इज काइंड ऑफ टी। अब सोच रहे होंगे सर टी तो ऐसे होता है, कभी कभी टी ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं बोलते जैसे यहाँ पे जो तिनियाली है तो तिनियाली ऐसा भी तो हो सकता है। तो सेफ लिख लीजिएगा, टी सेफ। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी sp3d में शेप ज्योमेट्री तो एक ही रहेगा, शेप इसी टाइप का होगा शायद, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या टी शेप या लीनियर या सीसॉ। तो पूरा कंक्लूजन ही हो गया। अब तो इस sp3d पे क्वेश्चन आएगा तो पक्का बना कर आइएगा, राइट। उसमें मतलब आपको 4 या 5 लाइनें पूरा चीज़ों को याद करना है। तो एक लाइन ये भी लिख लीजिएगा, बी केयरफुल अबाउट नंबर ऑफ लोन पेयर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम या मॉलिक्यूल। तो इसे पॉइंट कहीं पे लिख के रखने से, लिख दिए, बॉक्स बना दिए और उसको ग्रीन रेड ऐसे करके कलर कर दिए ताकि रिवीजन के टाइम पे वहाँ पे बिल्कुल फटाक से आई में चला जाए, आई कैचिंग, राइट। ये देखते हैं हम लोग रिवीजन के टाइम पे क्या करते हैं। मेरा ओरिजिनल नोटबुक देखिएगा तो एक बार ब्लू से लिखा हुआ है, दूसरा बार रेड से अंडरलाइन किया हुआ है, तीसरा बार रेड से किया हुआ है, 4th टाइम ग्रीन से किया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट को। मतलब इतना बार, अब ये नहीं कि सर वो तो बड़ा गंदा हो गया होगा, तो यूज़ किसको करना है? मुझे ही तो करना था। कोई लोग देखते हैं कि ऐसे HC प्रोग्राम बनाते रहेंगे और उसमें एक डॉट भी नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा हैबिट है, लेकिन बचा के क्यों रखना चाहते हैं? जो नहीं बना है उस पर भी डॉट नहीं दे रहे हैं, पता ही नहीं कि मुझसे कौन सा नहीं बना है। रिवीजन के टाइम पे पता ही नहीं चला कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा था। एक स्टार लगाने से डर रहे हैं, उसमें भी पेंसिल खोज रहे हैं कहाँ से स्टार लगाएं। आप खरीदे हो खुद के लिए, बढ़िया से यूज करना है, उससे सरस्वती जी नाराज नहीं होंगे। अब लिखिए sp3d2, sp3d2। चलिए sp3, अब एक मिनट रुकेगा। sp3d2 में d का कौन कौन सा ऑर्बिटल? dx² बाई स्क्वायर और dz², dx² बाई स्क्वायर एंड। अब एक मिनट स्टूडेंट, इसको मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बोलूँगा। जहाँ भी स्क्वायर प्लेनार रहता है, ये चाहेंगे तो इसको शॉर्टकट कहीं पे लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। जिस भी ऑप्शन में स्क्वायर प्लेनार का अगर बात होगा तो वहाँ पे dx² बाई स्क्वायर और को बोल सकते हैं कि ये मैंने ऑब्जर्व किया है, इसको बाद में मेमोराइज कर गया कि जहाँ भी स्क्वायर प्लेनार या स्क्वायर प्लेनार बाई पिरामिडल या पिरामिडल, तो वहाँ पे मोस्ट लाइकली dx² बाई स्क्वायर इन्वॉल्व रहता है। और जहाँ पे dz² रहता है वो लीनियर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, बट x² बाई स्क्वायर स्क्वायर प्लेनार के लिए। ठीक है,
तो एक्चुअली यहाँ पे जो मैं 2 लिया हूँ dx² y² और dz² रैंडम नहीं लिया है, कुछ सोचकर लिया गया था। दूसरी बात लिखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग sp3d2, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग sp3d2। Some important point regarding sp3d2. First point, geometry of sp3d2 is octahedral. Geometry of sp3d2 is octahedral, comma, octahedral is symmetrical geometry. Octahedral is symmetrical geometry. अब रुक जाइए, अनसिमेट्रिकल बोला या सिमेट्रिकल बोला? सिमेट्रिकल। टेट्राहेड्रल भी कैसा ज्योमेट्री? प्लेनार भी कैसा ज्योमेट्री? सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल बोलने से एक कॉन्फिडेंस आता है कि सर अगर लोन पेयर रहेगा, एक मिनट, sp3d में मैंने पॉइंट आउट किया ना कि लोन पेयर कहाँ बैठाएंगे, बट जहाँ पे ऑल पोजीशन आर इक्वली सिमेट्रिकल, तो लोन पेयर इफ वन ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट है, राइट। दूसरी पॉइंट कि आप VSEPR के, एक मिनट यहाँ देखिए, VSEPR थ्योरी में सबसे ज़्यादा रिपल्सन कहाँ होता था? लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम। तो मान लेते हैं कि आपके पास 2 लोन पेयर है, तो उसको मिनिमम डिस्टेंस पर रखना पसंद करेंगे या मैक्सिमम डिस्टेंस? मैक्सिमम डिस्टेंस। तो चीज़ों को आगे समझने से पहले स्ट्रक्चर देखिएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब प्लीज बात मत कीजिए। यहाँ देखिए, बोलिए, B1 का जस्ट अपोजिट कौन है? B4, करेक्ट। जस्ट अपोजिट समझ रहा है ना? तो किसी का भी जस्ट अपोजिट जो रहेगा उसको बोलेंगे ट्रांसपोजिशन। कौन सा पोजीशन? ट्रांसपोजिशन। तो B1 के साइड में कौन है? बोलिए, B1 के साइड में कौन? तो आप, एक मिनट, आपने बोला कि सर B1 का जस्ट अपोजिट एक ही है, B4, जस्ट अपोजिट है B4, तो बाकी उसके साइड में होगा। तो लॉजिक हो गया ना कि एक एंटी में है तो बाकी। आपने बोला क्या कि B3 भी सर एंटी में है? आप खुद ही बोले कि मैंने पूछा B1 का जस्ट अपोजिट सर B4, तो B1 के साइड में तो सिर्फ B2 या B5 बोलिएगा। बट एक्चुअली फैक्ट यह है कि B1 के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो यहाँ पे एंटी 2 टर्म यूज करूँगा, आप लोग सुने होंगे सिस और ट्रांस। तो यहाँ पे सिस न बोल के मैं यहाँ पे बोलूँगा सिन, S/N। सिन का मतलब है सेम साइड, और ट्रांस का मतलब डायगोनल पे। कितना पे? तो यहाँ पे कितना डायगोनल है? 1 2 3 डायगोनल है। कितना डायगोनल है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर किसका डायगोनल? मैं थोड़ा देर में प्रूफ कर दूंगा। तो 3 डायगोनल है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो 3 डायगोनल का एंड पॉइंट तो 6 ही होगा ना, राइट। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऑल पोजीशन आर सिमेट्रिकल। तो जैसे ही बोल दिए ऑल पोजीशन आर सिमेट्रिकल, इसका मतलब है कि यहाँ से सबका डिस्टेंस सेम रहेगा। एग्री? सबका डिस्टेंस सेम रहेगा। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको काम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये बताइए कि मैंने स्क्वायर किसको माना था? तो
तो सर आपने तो स्क्वायर इसको माना था, राइट? यहाँ देखिएगा, आपने स्क्वायर इसको माना था, इसको एबव इसको बिलो, और यहाँ से 4 कॉर्नर को मिला दिया और यहाँ से 4 कॉर्नर को मिला दिए, ये स्ट्रक्चर मिल गया है, करेक्ट? आज का क्लास का रूटीन तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आज जो लोग आज ही ज्वाइन किए हैं, तो सुबह में आज 2 क्लास ऑनलाइन रहेगा, मतलब इसके बाद जूलॉजी ऑनलाइन रहेगा, और शाम में आज आपका व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दिया हूँ, बट एक ऐसे स्टूडेंट जिनका आज ही एडमिशन होता है शायद अभी ग्रुप में ऐड होंगे, तो शाम में एक क्लास है किसका? मैथ का। तो बायो वाले उस टाइम पे रेस्ट करेंगे, बायो और मैथ में ऐसे चलते रहता है। तो 2:30 से 4 शायद मैथ रहेगा, और उसके बाद 4:30 से 6 आज आर के सर का क्लास रहेगा। मैं बहुत सोच कर मिलाया हूँ। मैं सोचा कि सुबह में अगर आर के सर का क्लास रहेगा तो आप क्लास करके कैसे आइएगा 10 मिनट में, तो मैं सोचा कि शाम में थोड़ा उनका शिफ्ट कर देते हैं। तो 4:30 से 6, तो बायो जो करके जाएंगे उनको ऑलमोस्ट 3.5 आवर का रेस्ट मिल जाएगा। 4:30 से 6 आज आप लोग बहुत एंजॉय कीजिएगा, और सिर्फ फिर 6:15 से मेरा क्लास है। टुडे इज थर्सडे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 8 बजे तक। तो बस इतना ही क्लास है आपका, ठीक है? आप लोग फाइटर लोग हैं, इतना जल्दी घबरा जाते हैं। पर डे ऑन एन एवरेज ओनली 5 आवर, हालांकि मुझे ज़्यादा सोना चाहिए, नींद लेना चाहिए। ऑन एन एवरेज पर डे का 5 to 6 आवर ही है, 5 to 6 आवर। दोपहर में सर कितना देर? ओनली हाफ एन आवर या 45 मिनट्स। 45 मिनट्स कंपलसरी है मेरे लिए, मतलब उतना देर मैं सोऊंगा ही सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अदरवाइज मुझे फिर से 4 आवर पढ़ाना है तो माइंड काम नहीं करेगा। उसके बाद अब ये बात नहीं है कि मैं रोबोट हूँ कि थकता नहीं हूँ, बट मैं यहाँ पे समझा लिया कि अगर अभी कैटलिस्ट को चलाना है तो मुझे सबसे आगे रहना है, क्योंकि मैं ही अगर पीछे रह जाऊँगा तो बाकी लोग भी पीछे रह जाएंगे। तो सुबह से क्लास लेंगे, अभी तो कम ही क्लास है, आज तो एक ही क्लास है, तो बहुत ईजी फील कर रहा हूँ कि शाम में 2 क्लास है, सुबह 1 क्लास है। ऑन एन एवरेज मेरा 2 क्लास सुबह और 2 क्लास शाम, ये तो पक्का रहना ही है। बट बाकी 3 दिन मेरा पर डे 5 क्लास है। कोई बात नहीं है, 5 ही तो क्लास है, इसी काम के लिए यहाँ पे हैं। तो आप भी अपने आप को समझा लीजिए, पढ़ना ही तो है, बाकी तो कोई काम है नहीं। आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, 2 मिनट में मैं डेमो दिखा देता हूँ। गुवाहाटी में नेटवर्क है, थोड़ा ऊपर छत पे चले जाइएगा। नेटवर्क अगर बहुत प्रॉब्लम है तो एक मैं बात बोल सकता हूँ कि कैटलिस्ट में आ जाए, किसी क्लासरूम में बैठ जाइए, शांति का माहौल भी, मोस्ट वेलकम। ये तो बोल इतना कोऑपरेट कर सकता हूँ, ठीक है? आके अपना क्लास करके चले गए। लैपटॉप है तो लैपटॉप लेके आ जाइएगा, बड़ा स्क्रीन रहेगा। और किसी दिन अगर मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, शाम में आप अगर 2 ही स्टूडेंट हैं और आसपास रहते हैं तो आके ऑफलाइन बैठ जाइएगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? बढ़िया है ना आपके लिए? आगे बैठ गए। मैं 2 बार नहीं बुलाना चाहता हूँ क्योंकि दूर से लोग आते हैं, बट अगर आप आ जाइएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनीवे, यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। अब मैंने स्क्वायर किसको बनाया, और इस प्लेन के रेस्पेक्ट में ए एबव रहेगा, ए बिलो रहेगा। तो अब इसको हम लोग यहां से मिलाएंगे, मिला दिया, और फिर इसको भी यहां से मिलाएंगे। अब देखिए, इसमें और उसमें बताइए कि मैंने किसको स्क्वायर माना था। अगर डायरेक्ट 2 ड्रॉ करके रेडीमेड रखते तो आप बता पाते कि क्या किसको स्क्वायर मान के किए हैं। इट मीन्स व्हाट, कि अगर इसको स्क्वायर माना जाए तो ए एबव और ए बिलो हो जाएगा। इसमें मैं एक्चुअली इसको स्क्वायर माना था, और इस केस में मैंने इसे स्क्वायर माना था। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत हेल्प करेगा, खास करके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी में, ठीक है?
उसका आइसोमेरिज्म में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म में। इसमें मैंने इसको स्क्वायर माना, बट जब तक मैं सैडेड करके नहीं रखा था तब तक आपको पता ही नहीं चला। दिस इज द ओनली रीजन मैं बोल रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल इज सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है। अब एक मिनट रुकिए, यहां देखिए स्टूडेंट, इस केस में स्क्वायर में, सब लोग यहां देखिएगा, इस केस में मैंने स्क्वायर इसको माना था, तो इस स्क्वायर का डायगोनल ए है, डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल और डायगोनल ए है। और अगर स्क्वायर ए माना था तो डायगोनल ए रहा, यहां देखिए मेरा स्क्वायर ए था, तो इस स्क्वायर में जहां पे मैं सैडेड कर दिया हूं, आप बताइए डायगोनल का नाम इन टर्म्स ऑफ बी। सर B3 B6 और B2 B5, दो डायगोनल, वहां भी तो दो डायगोनल, कौन सा? B1 B4। तो एक्चुअल में जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल करेंगे तो जस्ट जो अपोजिट रहता है वो एक्चुअली किसी न किसी स्क्वायर का। अब इज इट कंपलसरी कि स्क्वायर ऐसे हम ही मानते, ऐसे भी तो स्क्वायर बना सकते थे, राइट? तब भी आपको सेम ज्योमेट्री नजर आता, तो ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। प्लीज यहां देखिए, यहां देखिए, तो ए तो अब कॉन्फ्रेंस के साथ अब बोलिएगा कि सर ए B1 ए B2 ए B4 ए क्या था B5 ए B6 और ए B3। बोलिए अगर ये स्क्वायर का साइड लेंथ ए है, अगर स्क्वायर का साइड लेंथ ए है तो ये डायगोनल का कितना हो जाएगा? वो डायगोनल का हो जाएगा √2a, मतलब B1 B4 का रहेगा √2a। वेरी गुड। तो ए B1 कितना हो रहेगा? जल्दी से बोलिएगा। सर उसका हाफ रहेगा, डायगोनल का आधा, तो डायगोनल का हाफ कितना? √2a/2। हाउ मच? a/√2। और ये भी तो डायगोनल है, यहां देखिए, दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल, राइट? तो इस डायगोनल का लेंथ, इस डायगोनल का लेंथ अलग रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका भी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछेंगे ए B6 कितना रहेगा, तो सर डायगोनल का हाफ a/√2 यही रहेगा ना। अब बोलिए ए B1 ए B6 कैसा ट्रायंगल? B1 ए B6 कैसा ट्रायंगल? बोलिए राइट एंगल, क्योंकि B1 ऐसे है या ऐसे था? सॉरी B6 कैसे था? ऐसे था। तो B6 से हम लोग क्या करते हैं कि 3 डायमेंशन को जो 2 डायमेंशन में प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको 2 डायमेंशन में ही सोचना शुरू करते हैं। प्लीज थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा लार्ज कीजिए, मैग्नीफाई कीजिए। तो B6 से यहां देखिए, इस मार्कर से इसका डिस्टेंस, 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 डिफरेंट डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है? सेम डिस्टेंस है, करेक्ट। तब पूछेंगे इस मार्कर से इसका डिस्टेंस। अब एक मिनट रुकिएगा, तो B1 ए B6 सर राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालें, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो ये कितना यहां से यहां तक a/√2 का होल स्क्वायर, a/√2 का होल स्क्वायर अंडर रूट कितना आया देखिए तो, निकालिए। मैं राइट एंगल ट्रायंगल इसमें बात कर रहा हूं, B1 ए B6, राइट? तो इसमें B1 B6, वेरी गुड, ए आ गया है, राइट? तो स्टूडेंट ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। यहाँ देखिए, अब आज का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भूलिएगा नहीं, ऐसा नहीं कि सर ये कैसे हुआ, फिर से एक बार समझाइए। B1 B2 B3 B4 B5 B6 पॉइंट टू बी नोटेड। बोलिए B1 से B6 का और B1 से B5 का किसका डिस्टेंस ज़्यादा? ये बड़ा लाइन लग रहा है नहीं?
ये एबव है, अरे बिलो है, एबव है और बिलो है, 2 डायमेंशन में ऐसा लग रहा है। दैट्स व्हाई दोनों का डिस्टेंस सेम है, डिफरेंट है, सेम है। ए डिस्टेंस कितना, ए, और ए डिस्टेंस कितना, और यहां से डिस्टेंस कितना, ए, और यहां से डिस्टेंस कितना, वेरी गुड। अब B1 से B3 का डिस्टेंस कितना, √2 है। तो B1 से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है, जो जस्ट अपोजिट है, जो जस्ट, तो B1 और B2 को आप बोल रहे हैं अलोंग द साइड। एक मिनट, लेट मी फिनिश। B1 और B2 को बोल रहे हैं अलोंग द साइड। तो अलोंग द साइड को आप लेंथ से देखिए, यहां से यहां का लेंथ अगर A है तो यहां से यहां तक का भी तो लेंथ है, यहां से यहां तक का भी तो साइड लेंथ A है, यहां से यहां तक का भी तो साइड लेंथ A है। इसका मतलब है कि B1 6 में से आउट ऑफ 6 B1 को मैं फोकस कर रहा हूं, पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो B1 के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोजिशन पे सिर्फ 1 रहेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ √2a, बट साइड के पोजीशन पे बाकी 4 रहेगा। एक तो खुद ही है, तो एक B1 है तो बाकी बचा 5। तो आउट ऑफ 5, यही ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, आउट ऑफ 5 हाउ मेनी एट ट्रांसपोजिशन, तो आउट ऑफ 5 1 एट ट्रांसपोजिशन एट ए डिस्टेंस ऑफ √2a, एंड बाकी रेस्ट फॉर एट सीन पोजीशन। साइड के अलोंग जो रहता है उसको बोलते हैं कौन सा पोजीशन, सिस नहीं, यहां पे यूज करते हैं सीन, SYN। और उसको मैथमेटिकली मैंने प्रूफ कर दिया। अगर ऐसे नहीं बोलते तो आप कभी मानने के लिए तैयार नहीं होते कि सर साइड तो ये है, इसको तो आप मानते नहीं, बट मैथमेटिकली तो आप मानिएगा। ये है डिस्टेंस A, ये भी डिस्टेंस A, ये भी डिस्टेंस A, राइट। तो अलोंग द साइड कितना, 4, और ट्रांसपोजिशन पे कितना, 1। तो यहां से ही मैं नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर से। अब इसको प्रूफ नहीं करूंगा, बस कंक्लूड करूंगा। क्या बोले, अभी कुछ दिन पढ़िए। अभी